Hello everyone. So you are watching my YouTube channel Krishna Singhdev and हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रादर शुरू से पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कल हमने पहली क्लास करी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, आज हम उसका सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 आईएससी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड्स में एप्लीकेबल चैप्टर है और ये बहुत सिंपल चैप्टर है, टर्म 2 में आने वाला चैप्टर, जहां पर हम कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में डिस्कस करते हैं एंड एक एनालिसिस करते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का अंडर 3 ब्रॉड कैटेगरीज। एक्टिविटीज जो है हमने उसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू AS3 डिवाइड किया हुआ है। तो ये कैटेगरीज क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कल जो हमने पढ़ा था आज हम उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश इन बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज which are usually going to be liquidated within 3 months time, 3 months or less than 3 months time, और जिसकी insignificant market risk होती है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी और मेनली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर आते हैं। फिर अगर हम बात करें इनफ्लोज और आउटफ्लोज की, तो इनफ्लोज मतलब कोई भी रीजन की वजह से अगर कैश का जनरेशन हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। एंड किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो, चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो, उसकी वजह से अगर कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं आउटफ्लो। देन as we spoke, I explained to you what is operating, investing and financing activities। ये 3 broad categories हैं जिसके अंदर हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो की एनालिसिस करते हैं। कैश फ्लो अपने आप में कोई अलग से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन वही जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इस बैलेंस शीट के थ्रू हम लेते हैं और उसी को वो एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करता है। एक्चुअली पूरी एनालिसिस कैश बताता है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है और किस किस रीजन की वजह से हो रहा है, जिससे हम कैश का मैनेजमेंट बेटर वे में कर पाते हैं और बिजनेस की एफिशिएंसी और मैनेजमेंट डिसीजंस को बेटर वे में इवैल्यूएट कर पाते हैं। तो हमने डिटेल में कल ये पढ़ा था कि व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो और इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो पढ़ा था, जो कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो अगर हम देखें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन जो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट मिलता है, वो एक तो सबसे पहली बात एक्यूरेट बेसिस पे बना होता है, जबकि हम कैश फ्लो में जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम कैश फ्लो में सारे जो एक्यूरेट बेसिस है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कैश बेसिस पे, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हम कैश के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, एक्चुअली कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, तो उसे हमें नहीं देखना है जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। एंड दूसरी चीज, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, वहां पर जितने भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो सब कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं होता है। जो 3 कैटेगरीज यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में दी गई है, जो कि आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, तो हमें उसे रीअरेंज करना होता है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हम उसी इन्फॉर्मेशन को रीअरेंज करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो आपको सरप्लस दिया हुआ हो, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ जो बैलेंस शीट में दिखाई देता है, दैट इज आफ्टर अप्रोप्रिएशन। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, इन 99% क्वेश्चन आपको यही दिया रहेगा, तो आप इसे इसके थ्रू कैसे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचते हो, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमने अपने बेसिक प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, उससे कितना कैश जनरेट किया है। तो उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो
उसकी फर्स्ट स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कैलकुलेशन में जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहले निकालते हैं, उसके लिए हम 2 ईयर के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, मतलब करंट ईयर का बैलेंस एंड प्रीवियस ईयर का बैलेंस को डिफरेंस देख लेते हैं, जो हमें बैलेंस शीट की 2 डेट्स की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल जाएगा। फिर इसके अंदर हम वो सारी चीजें एड बैक कर देंगे जो पहले हमने डिडक्ट करी है, क्योंकि हम लोग रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं। तो एड बैक क्या क्या कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी एडेड, interim dividend paid that will be added, any preference dividend paid that will be added, and कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा उसको हम लोग एड बैक कर देंगे, जो भी करंट ईयर में बनाया गया है। और फिर उसके बाद अगर ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, डिबेंचर, रिडम्पशन रिजर्व वगैरह, अगर इसमें कुछ ट्रांसफर किया गया है तो उस सबको हम ऐड कर देंगे। और अगर कोई टैक्स की रिफंड मिली है जिसको हम इनिशियली ऐड कर देते हैं, उसे हम यहाँ पर लेस कर देंगे। इस तरीके से हम जिस फिगर पे पहुंच रहे हैं दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारी स्टेप नंबर 1 है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना in finding out ऑपरेशन जो रेवेन्यू फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ये स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 होती है, हम सर्टेन आइटम्स को ऐड करते हैं और सर्टेन आइटम्स को डिडक्ट करते हैं। तो एडिशन किन आइटम्स का होता है, अगेन हमें रिवर्स वर्किंग करनी है। ऐसे आइटम्स जो कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उन सब आइटम्स को हम ऐड बैक करते हैं, क्योंकि जब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा तो वहां पर इन सारी चीजों का माइनस कर दिया होगा। बट ये माइनस करने की वजह से एक्चुअली में जो कैश हमारे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ने जनरेट किया है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते। तो उसको ट्रेस बैक करने के लिए हम क्या करते हैं, वो सारी चीजें जो हमने ओरिजिनली माइनस करी थी रिवर्स वर्किंग के थ्रू, उन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमोर्टाइजेशन, गुडविल, एनी फाइनेंस कॉस्ट विच इज नॉट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन सारी चीजों को हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। और माइनस क्या करते हैं, माइनस उन चीजों को करते हैं जो कि आपके नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और एनी अदर फिक्स एसेट, या फिर कोई रेंटल इनकम, या फिर कोई दूसरी इनकम जो कि आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, जो कि आपकी मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उन सबको हम लोग माइनस कर देते हैं। इसके बाद जिस फिगर पर हम पहुंचते हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इतना काम होने के बाद हमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को देखना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को हम टेक इनटू अकाउंट करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल रूल फॉलो करना होता है, अगर कोई भी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है इसका मतलब ये कैश का इनफ्लो है। सिमिलरली अगर कोई भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कैश इज हेल्ड बैक इन द बिजनेस और उसको इनफ्लो कंसीडर किया जाता है। इसे हम ऐड कर लेते हैं। लेस क्या किया जाता है, इंक्रीज इन द करंट एसेट। अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, जैसे कि आपके ट्रेड रिसीवेबल से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो कैश है वो रुका हुआ है। योर मनी इज बीइंग ब्लॉक्ड, योर डेटर्स हैव नॉट येट पेड टू यू, योर मनी इज ब्लॉक्ड इन द इन्वेंट्री एक्सेट्रा। सो इसे हम आउटफ्लो की तरह कंसीडर करेंगे और माइनस कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपके ट्रेड पेबल्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह ये सब के बैलेंसेस नीचे जा रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रही है इसमें, इसका मतलब कि पेमेंट किया गया इसकी वजह से डिक्रीज हो रही है, तो उसे भी माइनस कर लेना है। इतनी स्टेप्स करने के बाद हमें लास्ट में एक स्टेप और फॉलो करनी होती है। इनकम टैक्स का जो पेमेंट किया है, इनिशियली हमने जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, वहां पर उसे ऐड किया था। अब यहाँ पर हम एक्चुअल में जो हमने टैक्स का अमाउंट पे किया होगा उसे माइनस करेंगे। ये सारी एक्टिविटी करने के बाद आपके हाथ में जो आंसर आएगा, अगर वो पॉजिटिव आंसर है सो वी विल कॉल इट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये नेगेटिव आंसर आता है तो हम बोलेंगे कि कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया है, इनफ्लो आपका नहीं हुआ। ठीक है, इतनी स्टेप्स हमने करके देखी थी। कल मैंने आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। कल हमने इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2 करके देखा था। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ किए थे जहां पर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन किया था। आज एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगी, जहां पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4, जहां पर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स खुद निकाल के दिया हुआ है। थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन आई थिंक इट इज रीडेबल। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस वन।
एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है विच इज 6 लाख रुपीज। फिर डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स दिया हुआ है, तो हमें ये पता है कि अब जब हम सेकेंड स्टेप करते हैं जहां पर हमको सर्टेन आइटम्स ऐड करना होता है, उन एडिशन वाले आइटम्स में ये डेप्रिसिएशन भी एक आइटम है जिसे ऐड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बीइंग फाइनेंस कॉस्ट, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया गया है, तो जनरल अजम्पशन यही होती है कि अगर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है तो उसे राइट ऑफ किया गया होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इसे भी आप ऐड बैक कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से हम नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं उसी तरह से हम स्टेप नंबर 3 में जाके उन इनकम्स को डिडक्ट कर देते हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से नहीं हुई है। तो इन द नॉर्मल केस व्हेन योर बिजनेस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट बाइंग सेलिंग वाला ही बिजनेस नहीं है, तो ये जो सेल जो गेन हुआ है ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे आप नॉन ऑपरेटिंग कंसिडर करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, तो इसे आप यहाँ से माइनस कर देंगे। गुडविल अमोर्टाइज नॉन कैश एक्सपेंस है, इसे आप ऐड बैक कर लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऐसा लॉस है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसे प्लस कर देंगे, इसने हमारे नेट प्रॉफिट के अमाउंट को कम कर दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला है, तो इंटरेस्ट दूसरी सिक्योरिटीज पे मिला होगा, डिवेंचर्स वगैरह पर, और इन्वेस्टमेंट हमने किया है शेयर्स में तो उस पर हमें इंटरेस्ट डिविडेंड मिला होगा। तो ये दोनों ही चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगी, तो इनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कि स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन है, हमें खुद यहाँ पर निकाल के दिया हुआ है, हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 एंड 3 कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। स्टेप नंबर 2 एंड 3 में हम लोग क्या करें, स्टेप नंबर 2 में हम सर्टेन आइटम्स को ऐड करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम सर्टेन आइटम्स को डिडक्ट करते हैं, तो वही एडिशन एंड डिडक्शन करके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जरा ठीक से लिख करके कर लेते हैं। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सो वही हम अपनी हेडिंग दे देंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, which is 6 लाख रुपीस। देन उसमें हम ऐड कर लेंगे सर्टेन आइटम, सो जितने भी एडिशन वाले आइटम है हम उनको एक साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं, और जितने हम आइटम्स को माइनस करने वाले हैं उन्हें हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये लेस के लिए स्पेस डाल दिया। चलो, तो यहाँ मुझे क्या क्या ऐड करना है, एक तो डेप्रिसिएशन on fixed assets, depreciation on fixed assets as far as I can see it is 1,40,000. Then interest on debenture, it is finance cost जो हमने पे किया है। ठीक है, ये डिबेंचर इंटरेस्ट हमने पे किया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विच इज 28,000 रुपीज। देन आपका शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 1,000 रुपीज है, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट विच वुड हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं था, इसे हम माइनस करेंगे।
gain on sale of investment, and the amount of this is 20,000. इसको हम माइनस करेंगे और जितने भी माइनस फिगर हैं उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसके पहले एक अमाउंट छूट गया था शायद, शेयर एक्सपेंसेस हो गया. गुडविल अमोर्टाइज, यस गुडविल अमोर्टाइज, डेप्रिसिएशन की तरह अमोर्टाइजेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स. सो गुडविल अमोर्टाइज जो है वो 30,000 है, इसे भी हम ऐड कर लेंगे. फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दिस इज अगेन नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको भी हम ऐड कर लेंगे, which is 30,000. This amount is also 30,000. Then interest and dividend received on investment. This is not operating income. This is investing income. So इसे हम माइनस कर लेंगे. Dividend and interest received. अब ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट ऊपर लिखा हुआ था वो इंटरेस्ट पेड था, इसीलिए उसे ऐड किया है, और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है. ठीक है, सो इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है. तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसे हमें यहाँ से माइनस करना होगा बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये 46 है या 48 है. लेट मी जस्ट रेफर बुक फॉर दिस बिकॉज मुझे ये अमाउंट थोड़ा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, एंड आई एम रेफरिंग टू द बुक फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि आप अगर यही क्वेश्चन बुक में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आपको मिल जाएगा, और अगर मैंने यहाँ कोई दूसरा फिगर लिखा सो यू विल गेट कंफ्यूज कि मैम का आंसर तो कुछ और आया था. 46,000 है, दिस फिगर इज 46,000. So 46,000 is the amount we'll be writing over here. ठीक है, चलिए. So अब हमारा सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है. अब जो हमारा आंसर आएगा इट इज गोइंग टू बी नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, सो इसका नाम हम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर working capital changes. ठीक है, so it is 6 lakh rupees plus 1,40,000 plus 28,000 plus 1,000 plus 30,000, another 30,000, and दो आइटम्स यहाँ से हमने माइनस किए हैं which is 20,000 and 46,000. ओके, सो आपका जो आंसर है that is 7,63,000 रुपीज. हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया है वो है 7,63,000 रुपीज. नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 7,63,000. ओके, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, ये ओनली आपका स्टेप नंबर 2 और 3 के बाद करने का आंसर है. स्टेप नंबर 4 इसमें भी अभी कुछ काम बाकी रहता है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी थी लेकिन आपका ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, चलिए अब हमको कुछ और कैलकुलेशंस देखने हैं और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हम लोग कैसे ट्रीटमेंट देंगे वो सभी हम देखेंगे आज ही की क्लास में. वो सब हमें कंप्लीट करना है. ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस. चलिए एक काम करते हैं, पहले हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस से रिलेटेड मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ती हूँ जहां पर मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का कैलकुलेशन करना बताऊंगी एंड कैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है वो बताऊंगी. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन उसके पहले मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ. The net income of Blue, तो ये example number 4, the net income of Blue Sky Limited for the year ended 31st March 2018 was 4,89,000. ठीक है, तो इनकम दिया हुआ है. depreciation charged for the year is 87,000. income for the year was arrived at after adjusting the gain on sale of land
₹5,000। तो ऑब्वियसली नेट इनकम, अगर जो आपको प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ है उसमें ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट हो रखा होगा, तो वो डेप्रिसिएशन हमको जाके ऐड बैक करना पड़ेगा। ये गेन ऑन सेल ऑफ लैंड जो है उसे भी देखना पड़ेगा, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट आगे क्वेश्चन लिख रहा है, ये ₹48,000 ये भी करना होगा, एंड राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये भी। तो ये सारे जो स्टेप नंबर आपकी 2 थी और स्टेप नंबर 3 थी उससे रिलेटेड आइटम्स है। तो ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये नेट इनकम, इसी को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसीडर करेंगे, बिकॉज आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने सरप्लस में कितना, आपने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया या डिविडेंड कितना था एंड ऑल दैट नहीं है। तो इसी 4,89,000 के फिगर को हम क्या कंसीडर करेंगे, इसी फिगर को वी आर गोइंग टू कंसीडर एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब आगे की बात लिखी हुई, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ, देखो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपको मालूम है कि करंट एसेट्स होती है, रिसीवेबल्स आपको मालूम है करंट एसेट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स होते हैं, कैश एंड कैश एट हैंड। अभी याद रखना, कैश एंड कैश एट हैंड को हमें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आपने जब मेरे साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट देखा था तो उसमें एट द एंड मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि वहां पर कैश फ्लो इन द बिगनिंग ऑफ ईयर एंड कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर निकल कर आता है। मतलब कैश फ्लो जो हमारा जो नेट एक्टिविटीज से निकल कर आता है उसमें हम ओपनिंग कैश फ्लो को ऐड कर देते, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा आंसर आता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस आता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसे हमको नहीं लेना होता है, दो इट इज करंट एसेट, लेकिन इसे हमें नहीं लेना होता है। पेएबल्स, यस पेएबल्स इज करंट लायबिलिटी, इसको लेंगे। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इसको भी हम लेंगे। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट ये करंट लायबिलिटी है, बट स्टिल इट विल नॉट बी टेकन ओवर हियर, बिकॉज इसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ना लेकर के बैंक ओवरड्राफ्ट को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट कंसीडर करते हैं, तो इसे नहीं लेना है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बढ़िया क्वेश्चन है जहां पर हमको इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हमारी स्टेप नंबर 5 एंड 6 वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर, इसी फिगर को जो ऊपर दिया हुआ है 4,89,000 के फिगर को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर कंसीडर करेंगे। इसमें सर्टेन आइटम्स वी आर गोइंग टू ऐड। व्हाट आर दोज आइटम्स, सबसे पहले हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है इसे हम ऐड कर देंगे, एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 87,000। फिर उसके बाद हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, इसे हम माइनस करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़कर मैं यहाँ लिख रही हूँ, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, which is 1,05,000। फिर हमारे पास ये है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, which is 48,000। फिर एक और चीज दिया हुआ है राइटिंग ऑफ इक्विटी इशू, मतलब हमारी राइटिंग ऑफ कॉस्ट है इक्विटी इशू की, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस जिसको हम बोल सकते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस विच आर 25,000, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस 25,000 को ऐड बैक कर देंगे। ये सब करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है,
तो हमारा जो 4,89,000 का फिगर था उसमें हम पहले 87,000 डेप्रिसिएशन का ऐड करेंगे, 48,000 रुपीज लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस 25,000 और माइनस हमें करना है 1,05,000। सो 5,54,000 की फिगर हमारे पास आ गई है विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस के को ट्रीटमेंट देना है। तो ऐड क्या करते हैं, हमने कल देखा था कि हम ऐड करते हैं इंक्रीज इन current liabilities और decrease in current assets। ठीक है, हम क्या क्या ऐड करते हैं, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज जिसको कि हमने कैश पेमेंट नहीं किया था, हमारे पास कैश हेल्ड है तो उसे हम कंसीडर कर लेते हैं जिस तरह से हमारा कैश का इनफ्लो हुआ है, और उसी तरह से अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स होती है इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ है। अब हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डेटा को कंपेयर करके देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ। अब देखो जैसे हम 2017 से हम इसे देखेंगे तो 1,85,000 से इन्वेंट्री 1,67,000 की हो गई। इसका मतलब इन्वेंट्री इज बीइंग रिड्यूस्ड। ओके, इन्वेंट्री रिड्यूस हुई इसका मतलब इन्वेंट्री सेल हुई होगी और इंक्रीज इन इन्वेंट्री को हम ऐड कर लेंगे, सॉरी डिक्रीज इन इन्वेंट्री को ऐड कर लेंगे। तो ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री 18,000 रुपीज की हुई है, इसे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा अगर रिसीवेबल्स को देखें तो 1,45,000 हो गए हैं 1,42,000 से रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, मतलब डेटर्स के पास आपका पैसा ब्लॉक है 3,000 रुपीज की इंक्रीज हो गई है, जो कि आपको ऐसा समझना पड़ेगा जैसे कि आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया है। तो इसे हमें लेस करना होगा। हम यहाँ नीचे जाके थोड़ी दूरी पर लेस का कॉलम भी साइमल्टेनियसली बना लेते हैं ताकि हम एक ही साथ इसको लिखते जाएं। लेस के अंदर क्या आता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये आपको ऐसे ही लिखना है, प्लीज किसी भी तरह के शॉर्टकट्स नहीं फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि 3,000 का हुआ है उसे हमें माइनस करना रहेगा। ठीक है, 1,42,000 से 1,45,000 हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,000 से प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज होके 8,000 के हो गए, मतलब 4,000 का हमें मनी रिसीव हो गया होगा। तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर लिख लेंगे 4,000 रुपीज एडिशन करके लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिससे हमें ट्रीटमेंट नहीं देना। पेबल 95,000 से आपके 1,07,000 हो गए। तो जब भी मैंने बोला था कि अगर आपका कोई ट्रेड करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है तो आप उसे क्या कंसिडर करेंगे, ऐसे कंसिडर करेंगे कि जो कैश बाहर जाने वाला था वो गया नहीं, इसीलिए हम इसे इनफ्लो की तरह कंसिडर कर लेंगे। तो 95,000 एंड 1,07,000 ये जो इंक्रीज हुई है पेबल में उसे हम क्या कर लेंगे, उसे हम कैश का इनफ्लो कंसिडर कर लेंगे। तो इंक्रीज इन पेएबल डिफरेंस इज 12,000, 95,000 एंड 1,07,000। तो 12,000 का डिफरेंस को हम इनफ्लो मानेंगे। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 13,000 से 9,000 हो गए। इसका मतलब कैसे कम हुआ, हमने इसका पेमेंट कर दिया होगा। 13,000 से आपके जो एक्सपेंसेस है वो कितने हो गए 9,000, मतलब 4,000 का पेमेंट हो गया होगा। तो ये 4,000 क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 4,000 हम यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हमने सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लिए हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास टैक्स की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ उसे हम मानेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
सो लेट अस डू द कैलकुलेशन। 5,44,000 तक का हमारा नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया था। उसमें हम 18,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 ऐड करेंगे और दो चीजें माइनस करेंगे, ये 3,000 एंड 4,000। ठीक है, 5,71,000 का आपका नेट प्रॉफिट, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहे हैं। एक बार इस आंसर को आप देख लीजिए, चाहिए तो यहाँ पर पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यू कैन सी इट योर एंड आई प्रेफर कि आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करके देख लीजिए एक बार। अगर आप खुद से सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप होगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा कच्चे हैं, अभी अच्छे से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसे देख करके यहाँ पॉज करके लिख लीजिए, लेकिन लेटर ऑन यू मस्ट डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, चलिए, सो यहाँ तक हम लोगों ने जो कर लिया है वो है हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस की भी एक बार प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके देख ली है। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना एंड जो एसेट्स है उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या फिर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना, ये अनदर इंपॉर्टेंट टास्क है विच वी विल हैव टू डू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, जो कि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हेल्प करेगा। और ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये अकाउंट बनाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दो जगह पर यूज होने वाला है। एक तो आप जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, वहां पर आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है उसका यूज होगा, और टैक्स का अमाउंट कितना पे किया वहां लास्ट में सबसे आखिरी में जाकर के आप उसे माइनस करते हैं। तो दो जगह पर इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये हम ठीक से पढ़ेंगे यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रहेगा आपके कैलकुलेशंस का, इसे हम करके देखेंगे। सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का प्रिपरेशन करना। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इज हियर। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्या होता है? देखिए, जितने भी प्रोविजंस होते हैं उन सब का नेचर जो होता है वो लाइबिलिटी इन नेचर की तरह होता है। प्रोविजंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई हम किसी भी लाइबिलिटी को मीट कर सके, ओके, स्पेसिफिक लाइबिलिटीज को मीट कर सके। तो जितने प्रोविजंस होते हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट साइड में आते हैं, जैसे कि एसेट्स होती हैं उनकी ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट साइड में आते हैं। लेकिन जो प्रोविजंस होते हैं, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो, उनके ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट साइड में आते हैं। तो एज यू कैन सी ओवर हियर कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। Then provision made during the year, जो भी provision during the year बनाया जाता है, and obviously that provision is made from profit and loss appropriation account से, जो profit होता है उसमें से appropriation करके वो provision बनाया जाता है, तो वो आता है credit side पे। और debit side में हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो जो टैक्स का अमाउंट करंट ईयर में पे किया गया जाता है वो, और दूसरा जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है वो। अब यहाँ पे दो जगह पर आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है और स्टार मार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या कि ईदर ऑफ दीज, मतलब चाहे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि इस साल में जितना प्रोविजन बनाया वो, या फिर जो टैक्स का अमाउंट पे किया, एनी ऑफ दीज, ओके, दिस और दैट। ठीक है, इसमें से कोई भी फिगर एक मिसिंग रहेगा और वो फिगर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द गिवन इंफॉर्मेशन। या तो वो हो सकता है कि टैक्स पेड का अमाउंट आपको क्वेश्चन ना दे, तो जो सबसे पहले हम इस अकाउंट को बनाएंगे और टैक्स पेड सबसे लास्ट में जाकर के, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें टैक्स पेड का अमाउंट माइनस करना पड़ता है उस फिगर तक पहुंचने के लिए कि एक्चुअल में नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हुआ। उसके लिए हमें इस टैक्स पेड के अमाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है तो हमें बैलेंसिंग फिगर से इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि टैक्स पेड का अमाउंट दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एंड दिस पर्टिकुलर फिगर दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जिससे जो अमाउंट निकाला गया है प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर कितना बनाया गया वो मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ सकता है। बैलेंसिंग फिगर से उसे हम निकालेंगे। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, ये वाला पर्टिकुलर फिगर हमको
नेट प्रॉफिट बिफोर कैश निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी, जहां पे हम नेट प्रॉफिट बिफोर कैश में प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करते हैं, जिसमें हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करते हैं, जिसमें हम प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऐड करते हैं, जहां पर ही हम प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड करते हैं। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स वहां निकालने की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ ट्रीटमेंट लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे ट्रीटमेंट दोनों अकाउंट का एक साथ लिखा गया है नोट्स में। तो उसको मैं जो रिलेवेंट पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट विच इज रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स उसको रीड कर देती हूँ, और फिर हम इस अकाउंट को बनाकर भी देखेंगे विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की तरफ आप फोकस करिए। पॉइंट नंबर 3 में रीड आउट कर रही हूँ, क्या लिखा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वुड बी डिडक्टेड टू फाइंड आउट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें क्या नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना जो है सबसे लास्ट वाली जो स्टेप रहेगी हमारी। ये देखिए जो हमारी स्टेप्स थी, इसको अगर हम देखें तो सबसे लास्ट वाली जो स्टेप है वो यही है कि जब हम सब कुछ निकाल लेते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 7 में। तो हमारी 8 स्टेप होती है टैक्स के अमाउंट का माइनस करना, और उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए हमें से यहाँ से माइनस करना पड़ता है। ये जो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो इसी के बारे में डिस्कस कर रहा है कि हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। देन फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वुड बी एडेड बैक व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए जहां पर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन किया था, यहाँ पर देखिए आप ये जो आइटम्स ऐड वाले आइटम्स है, इन ऐड वाले आइटम्स में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, यहाँ पर हमें टैक्स पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हमारा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना रहा उसे फाइंड आउट करने की। तो ये दोनों फिगर्स, दोनों में से कोई भी एक फिगर मिसिंग हो सकता है, और जो फिगर मिसिंग है उसे हम कैसे निकालेंगे, उसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के प्रिपरेशन करके हम इस मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि इस अकाउंट को प्रैक्टिकली बनाते कैसे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। आपका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, और एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है, और एक ही चीज एक और एडिशनल चीज डेबिट और क्रेडिट साइड में आती है। क्रेडिट साइड में जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है, जिसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक करते हैं, वो आता है, और डेबिट साइड में टू बैंक करके टैक्स पेड का अमाउंट आता है, जिसका ट्रीटमेंट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही होता है। सबसे आखिरी स्टेप जो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, जहां पे हम टैक्स पेड का अमाउंट माइनस करते हैं, वो आता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स पेड का अमाउंट दिया रहता है, तो इन सर्टन कंडीशंस मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो चीज लिखकर भी बताई है कि अगर ऐसा होगा तो आपको जो टैक्स पेड का अमाउंट है उसी अमाउंट को अज्यूम करना है कि इतने का ही प्रोविजन बना था और यही अमाउंट टैक्स पेड भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए रहते हैं ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के, ना तो आपको टैक्स पेड का अमाउंट कितना है वो दिया रहेगा, ना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा। इन दैट कंडीशन हमको क्या करना पड़ता है, ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ये जो हमने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, उस अमाउंट को हमें कंसीडर करना होगा कि इतने अमाउंट का हमने टैक्स पे कर दिया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उस अमाउंट का हमें अज्यूम करना होगा इतने अमाउंट के बराबर का हमने प्रोविजन बना लिया। ठीक है, so this is how provision for tax account is made, okay, and ये आपने इसकी थ्योरी पढ़ लिया। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर देखना पड़ेगा। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट वाला क्वेश्चन एक यहाँ पर है। Yes, you can see over here provision for depreciation मैंने यहाँ लिखा है, this is not provision for depreciation, this question was related to provision for tax only। चलिए ये क्या है, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ही मैं आपको करके बताऊंगी, तो यहाँ पर बाकी चीजें भी देखनी होगी। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये आपको
इनकम स्टेटमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया रहता है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है और उसके थ्रू आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी होती है। लेकिन ये टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको इनकम स्टेटमेंट दिया रहता है और वहां से आपको बोलता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करके बताइए। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स दिया रहता है, जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। एक्सपेंसेस आपके दिए हैं, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो आपको यहाँ पर ये चीजें देखनी है कि कौन से एक्सपेंस ऐसे हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आते। तो एक तो ये है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका हमें ट्रीटमेंट देना होगा। चेंज इन इन्वेंट्री इज रिलेटेड टू चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, तो इसका ये नोट नंबर दिया हुआ है, हम नीचे देख लेंगे कि ये चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। चेंज इन इन्वेंट्री आता कैसे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं तो चेंज इन इन्वेंट्री आता है। और ये देखो, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 1,10,000 की थी एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000 की है। तो 25,000 की आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्या हुई है, ये डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ इन्वेंट्री में, एक्चुअली सॉरी डिक्रीज हुआ इन्वेंट्री में। ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, माइनस फिगर है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या ट्रीटमेंट होता है, इट इज नॉट डिक्रीज इन इन्वेंट्री, हम इसको इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, 1,10,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी और अभी 1,35,000 की हो गई है। ठीक है, हम जब इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नजरिए से देखेंगे तो ये 25,000 की इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो गई है। ठीक है, 25,000 की इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो गई है। आपको मालूम है जब भी इंक्रीज इन करंट एसेट्स होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि यहाँ पर पैसा ब्लॉक हो गया है, तो ये 25,000 यू विल बी एडिंग। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ दी गई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ऊपर मैंने आपको डिप्रिसिएशन के बारे में तो बता दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो सैलरीज वगैरह होती है वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होते हैं। अदर एक्सपेंसेस के बारे में कोई नोट नंबर नहीं दिया, कुछ नोट नंबर दिया होता तो हम देखते, अदरवाइज हम इसको ऑपरेटिंग ही कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए, आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 1,65,000 का नेट प्रॉफिट दिया है, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स अब एक इकलौता अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे। इन सच केस व्हाट वील हैव टू डू, वील हैव टू सी क्या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है यहाँ पर। हाँ, हमको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिखाई दे रहा है, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। और ये आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये एक्चुअली टैक्स पेड है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स इज एक्चुअली टैक्स पेड आप कंसिडर कर सकते हैं, या सॉरी आप टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स पेड का अमाउंट यहाँ पर अब हमको निकालना रहेगा। ठीक है, ये प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है, तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेड प्रोविजन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर का कैलकुलेशन करना होगा। सॉरी फॉर द फंबलिंग। ठीक है, तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर का अमाउंट हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। बाकी तो ये आपको सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स का तो अभी हमें अकाउंट बनाकर देखना है। बाकी सब जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दिए हुए इनकी इंक्रीज एंड डिक्रीज को हम देख लेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, उसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। मेन जो हमें यहाँ पर फोकस करना है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनाए। तो चलिए उस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की प्रिपरेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इनफ एडिक्वेट स्पेस आप अपनी नोटबुक में छोड़ देंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसे जाके आप वर्किंग नोट में बना लेंगे। ठीक है, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है इसको आपको इनफ एडिक्वेट स्पेस छोड़ने के बाद इसे वर्किंग नोट की तरह बनाना है। इसको आप पहले ना बनाएं, दैट विल बी बेटर। हालांकि पहले बनाने से कोई आपका डिडक्शन ऑफ मार्क्स नहीं है, बट प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बाद में अपना वर्किंग नोट करते हैं तो इट लुक्स मच बेटर। ठीक है, चलिए मेरे पास सुविधा है कि मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ बीच में कहीं बना लेती हूँ, और अगर मुझे बाद में स्पेस कम पड़ेगा तो मैं उसे इंक्रीज कर दूंगी। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, सबसे पहले मैं बना रही हूँ प्रोविजन, ये मेरा वर्किंग नोट रहेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, एंड एज वी डिस्कस जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो एक तरह का लाइबिलिटी इन नेचर अकाउंट है, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आता है। तो मैं यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगी। ओपनिंग बैलेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, ये रहा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, 2020 20
को मैंने क्लोजिंग लिख दिया है गलती से। 2020 जो है वो ओपनिंग बैलेंस है, ये 15,000 रुपीज, एंड ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर का। तो ओपनिंग बैलेंस जो 15,000 रुपीज है, इसे मैं यहाँ पर पहले नोट डाउन कर लूंगी, और साथ ही साथ में क्लोजिंग बैलेंस पे यहाँ पर लिख लूंगी टू बैलेंस carried down। और ये क्लोजिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग बैलेंस अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन इज 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 10,000 रुपीज भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। तो सबसे पहली स्टेप मैंने अपने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने के लिए ये करी कि मैंने यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों को नोट डाउन कर लिया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस मुझे कहाँ से मिले? ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस मुझे मेरे क्वेश्चन ने दिए हुए थे कि ये जो इनकम स्टेटमेंट था वहां पर दिया हुआ था कि ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो वो दोनों ही बैलेंसेस मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए, अपने अकाउंट में लिख लिए। अब इसके बाद जो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? मतलब कि इस साल के नेट प्रॉफिट में से इतना अमाउंट निकाल दिया गया, निकाल के अलग रख दिया गया, किस लिए? इस साल इतना प्रोविजन फॉर टैक्स हमने बनाया। तो ये क्या है? दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। लिसन टू मी केयरफुली अगेन, व्हाट इज इट? इट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस अकाउंट को हम इस तरीके से यहां लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, 50,000 का अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने ये पूरा अकाउंट बनाने की मेहनत क्यों करी है? कि हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर भी पता है, जिसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे। क्या नहीं पता है? अगर हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए कहा जाए, तो जो हमारी लास्ट स्टेप होती है जहां पर हम जाकर के माइनस करते हैं टैक्स पेड, वो हमें नहीं मालूम था। इसको बैलेंसिंग फिगर से हम निकालेंगे टैक्स पेड। इसको मैं अंडर सर्कल कर देती हूँ, इसका मतलब दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर से मेरी ये जो इंफॉर्मेशन आएगी, दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, कि इतने अमाउंट का हमने टैक्स पे किया। यहाँ का टोटल है 65,000, उसमें से इधर का मैं 10,000 माइनस करूंगी, तो 55,000 रुपीज का टैक्स जो है इस साल में पे किया गया। और ये हमने कैसे निकाला? ये हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर से ये इंफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करी। तो जैसा मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का फॉर्मेट पढ़ाते टाइम बताया था, ये देखिए यहाँ लिखा था ईदर टैक्स पेड और प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर वुड बी फाउंड आउट बाय बैलेंसिंग फिगर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी? हमें ये बताया गया था कि कितना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑब्वियसली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए थे। तो इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर से हमने क्या निकाला? इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर से हमने टैक्स पेड का अमाउंट निकाला। ठीक है, तो ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की प्रैक्टिस हो गई। अब बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, तो आपका बाकी जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे। और ये देखिए ये जो फिगर है, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस का फिगर है। इसका मतलब ये है एक्चुअली ये लॉस का फिगर है। इस साल कंपनी को प्रॉफिट ना होकर के लॉस हुआ, ये -1,65,000 का है। तो इसे आप ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऊपर हम हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसका फिगर है 1,65,000। ये माइनस फिगर है। इसमें सर्टेन आइटम्स विल बी एडेड एंड सम आइटम्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर
अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो उनको ऐड करना होगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, दिस हैज टू बी एडेड, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस एज आई टोल्ड यू बिफोर, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो हम उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अदर एक्सपेंसेस को हम यही कंसिडर करेंगे जैसे कि वो आपके नॉर्मल एक्सपेंस है, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के डिफरेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई। ओ सॉरी, आई हैव रीच्ड टू अनदर क्वेश्चन, सॉरी, दिस क्वेश्चन वी वर डूइंग, ठीक है। यहाँ पर हमें अदर एक्सपेंसेस के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है एंड यहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का आपको दिखाई दे रहा है ये सब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, तो इसका भी हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो ओनली एक ही चीज बच रही है, यहाँ से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, इसका आपने वर्किंग यहाँ पर हम यहाँ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में टेक इनटू अकाउंट कर देंगे। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑब्वियसली ऑपरेटिंग होता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट आपको अलग से नहीं देना है। तो किसका ट्रीटमेंट सिर्फ अलग से देना है, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses which are 1 लाख रुपीस, इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ये याद रखना कि ऊपर वाला जो फिगर है आपका माइनस फिगर है, ठीक है। तो अब जो आंसर आएगा आपका वो माइनस में ही आएगा, 65,000 माइनस में आंसर आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या कोई ऐसा आइटम है जिसको हमें ऐड करना है, क्या कोई ऐसा आइटम है जिसे हमें ऐड करना है। तो आंसर इज हमारे पास ऐसा तो कोई आइटम नहीं दिखाई दे रहा है जिसे हमें ऐड करना है। ऐड क्या किया जाता है, नॉर्मली हम ऐड करते हैं वो चीजें जो कि होती है या तो रेंटल इनकम हुआ, या तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, मतलब कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के वाली इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव ऐसा कुछ रहा, या फिर आपका गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट वगैरह रहा। तो ऐसा कोई भी आइटम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ भी लेस करने के लिए नहीं है, ओनली ऐड करने के लिए ये था, लेस करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहीं पर मैं हेडिंग लिख सकती हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और अब मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की डिक्रीज को हम ये कंसिडर करते हैं कि इसकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ है। एंड करंट लाइबिलिटीज जब हमारी इंक्रीज हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारा कैश इज हेल्ड बैक इन द बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज हैपनिंग कि हम उसे इनफ्लो कंसिडर कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे वर्किंग कैपिटल में किस तरीके के चेंजेस आए हैं। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस देने के लिए हमारे पास ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। देखिए हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। हम लोग देखेंगे 20 से 21 में मूवमेंट कैसा हुआ। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स 1,25,000 के डेटर्स थे, अब 150 के हो गए। तो ये क्या हुआ, दिस इज इंक्रीज इन द डेटर्स, और इंक्रीज इन द डेटर्स इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब कि आपके डेटर्स ने आपका पैसा दिया नहीं, मनी इज ब्लॉक्ड ओवर देयर एंड इट शुड बी रिड्यूस। तो हम इसे रिड्यूस करेंगे, और जब रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली वो माइनस साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हम एक और हेडिंग बना के साथ ही साथ लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़कर मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स।
तो करंट एसेट्स में जो इंक्रीज हो गई है, जो आपके डेटर्स का इंक्रीमेंट हो गया है, जो डेटर्स इंक्रीज हो गए मतलब योर मनी इज बीइंग ब्लॉक्ड, वो अच्छी बात नहीं है, आपका पैसा फंसा हुआ है, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश को हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस कर देंगे। तो देखिए आउटफ्लो ऑफ कैश कितने अमाउंट का आउटफ्लो ऑफ कैश है, ये आपके जो डेटर्स 1,25,000 के थे अब 1,50,000 के हो गए, मतलब ऑल टुगेदर 25,000 का यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा, इसे हम आउटफ्लो कंसीडर करेंगे। तो करंट एसेट्स में इंक्रीज इन डेटर्स 25,000 का, ये हमें माइनस करना है। दिस इज अ माइनस फिगर, इसको मैं बाहर जाकर लिख देती हूँ यहाँ पर 25,000। ठीक है, चलिए इसके बाद और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इसके बाद हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 40,000 से 30,000 के हो गए, मतलब बिल्स रिसीवेबल्स हैव डिक्रीज। अगर बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो बिल्स रिसीवेबल है उनका पेमेंट हो गया, इसीलिए दे हैव बीन डिक्रीज। ओके, तो अगर बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो गए हैं तो वो इनफ्लो ऑफ कैश कंसिडर किया जाएगा। तो डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल विल बी एडेड ओवर हियर। डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, 40 से 30 हो गए, मतलब 10,000 रुपीज का यहाँ पर आपको इनफ्लो ऑफ कैश मिल गया होगा। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या हो गई, लाइबिलिटीज कम हो गई, 85,000 से 75,000 की हो गई। तो लाइबिलिटीज कैसे कम हो गई, ऑब्वियसली हमने पेमेंट किया इसलिए लाइबिलिटीज कम हो गई, तो इसे आउटफ्लो ऑफ कैश कंसिडर करेंगे। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने की हो गई है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स हो गई है आपकी 10,000 रुपीज की। तो ये 10,000 रुपीज हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है और इसे हमें माइनस करना होगा। चलिए ये भी डन। इसके बाद सैलरीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज होते हैं और ये 10,000 से 15,000 हो गए। जब भी मैंने बोला कि पेमेंट नहीं किया करंट लाइबिलिटीज का तो उसे हम मानेंगे कैश हेल्ड इन द बिजनेस और इनफ्लो की तरह ट्रीटमेंट देंगे। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज मतलब इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वो कितना हुआ, 10,000 से 15,000, 5,000 की इंक्रीज हो गई। इस 5,000 की इंक्रीज को हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000 से 27,500 का हो गया। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब कि करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और करंट एसेट का इंक्रीज होना मतलब मनी ब्लॉक है, तो 2500 की इंक्रीज को हमें माइनस करना होगा। इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 2500 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तीन चीजें हमने माइनस कर लिया। एक तो हमारे ये 25,000 के जो इंक्रीज इन डेटर्स था वो, देन हमारे पास 2500 के प्रीपेड इंश्योरेंस था वो, एंड 10,000। देख लेते हैं और कोई चीज, एक आइटम और है जिसे हमें ट्रीटमेंट देना होगा। हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1,10,000 की और अब वो इंक्रीज होके 1,35,000 की हो गई। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, जब भी करंट एसेट इंक्रीज होती है आपका मनी ब्लॉक होती है और उसे भी हमें माइनस कर लेना चाहिए। तो इंक्रीज इन करंट इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री 25,000, इस फिगर को भी हमें माइनस करना होगा। इतना सब करने के बाद हम आ जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको हम बोलेंगे, जिसमें से हमें अभी टैक्स माइनस करना बाकी है। तो कैश फ्लो तो नहीं होगा क्योंकि माइनस का फिगर था, ऊपर और नीचे भी काफी सारा माइनस लग रहा है, फिर भी हम एक बार माइनस करके देख लेते हैं। 65,000 में आपको 15,000 माइनस करना होगा, तो ये क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50,000 स्टिल माइनस फिगर आ रहा है, एंड देन ये सारे माइनस माइनस से आइटम्स ऐड हो जाएंगे। 25,000, अनदर 25,000, 50,000 एंड 10,000 एंड 2,500। तो आपका 1,12,500 का माइनस फिगर आ रहा है। क्योंकि ये माइनस फिगर आ रहा है तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगी कैश यूज्ड
इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसमें एक और चीज अब माइनस होने वाली है, दैट इज टैक्स। और वो टैक्स का अमाउंट कहाँ से आया? जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था वो वहां से आया। सो टैक्स पेड जो हमने निकाला था, ये देखिए वर्किंग नोट में 55,000 का, इस टैक्स पेड को भी आप यहाँ पर माइनस फिगर करके दिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। एंड अब आपका जो टोटल लॉस है, मतलब कि कैश यूज्ड, टोटल कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो कितना आ जाएगा? इट विल बी 1,65,000 रुपीज, 67,500 रुपीज। सो 1,67,500 का कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक किए थे उनका एक रिकैप कर लिया, एक्सेप्ट फॉर दैट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पर हमको नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ था। So you can see here कि हमने क्या क्या निकाला। सबसे पहले हमें जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था उसे हमने लिया, उसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश कैश वर्किंग कैपिटल में हमने जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज था उसका ट्रीटमेंट दे दिया। और उसके बाद लास्ट में जाके कैश यूज ये टैक्स पेड को माइनस किया तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। और इस टैक्स पेड के फिगर को निकालने के लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ा। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने का फॉर्मेट हमने सीखा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने का फॉर्मेट ये होता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस आपके क्रेडिट साइड में आता है एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। और एक और चीज क्रेडिट साइड में आती है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि क्वेश्चन ने दिया था हमें 50,000। सो बैलेंसिंग फिगर से 55,000 हमने निकाला कि कितना टैक्स पेड हमने किया ड्यूरिंग द ईयर, और इसी टैक्स पेड को हमने जाके सबसे लास्ट में यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की प्रैक्टिस हमने देख लिया कि कैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं और कैसे वो हमको प्रोविजन हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इस पूरे क्वेश्चन को मैं करूंगी नहीं, मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अगेन वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और इसके थ्रू कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए, इसी के थ्रू हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रॉकी लिमिटेड। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स दिए, एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में अगेन यहाँ पर नोट नंबर दिया हुआ है। तो देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री थी 2,50,000 की और अभी 2 लाख रुपीज हो गई, तो इसको हम डिक्रीज इन इन्वेंट्री कंसिडर करेंगे। और डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब कि करंट डिक्रीज होती है तो प्लस होती है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इसे ऐड कर दिया जाएगा। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस ऐड करने। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा मैम, ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस 1,50,000 में आप इस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आप पहुंचेंगे कि क्या कुछ माइनस करने वाला फिगर है, तो माइनस करने वाला कोई भी फिगर नहीं है। तो जो आपका आंसर आएगा वही लाइक प्रीवियस क्वेश्चन वही बन जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री से स्टार्ट कर लेंगे। इन्वेंट्री में क्या हुआ है, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ है इसका मतलब हमें इन्वेंट्री का जो डिक्रीज है उसने कुछ कैश फ्लो लाके दिया होगा, उस कैश फ्लो को हम ऐड कर लेंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे पहुंचेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज्ड बाय 30,000। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुए मतलब कि कुछ पैसा लेकर आए होंगे तभी डिक्रीज हुए, तो उसे हम ऐड कर लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए इसका मतलब कि हमारा पैसा ब्लॉक हो गया है, मनी इज बीइंग ब्लॉक्ड, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज बाय 15,000। ट्रेड पेबल्स कैसे डिक्रीज हुए होंगे, आपने उनका पेमेंट किया होगा इसीलिए वो डिक्रीज हुए, तो दिस आल्सो हैज टू बी डिडक्टेड। एंड इट सेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो गए तो उसे हमें ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला जैसे पहले आपको कि अगर हमने कैश का पेमेंट करना था और नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैसा है बिजनेस में ही रुक गया है और उसे हम इनफ्लो की तरह कंसिडर कर लेंगे। सो दिस विल बी एडेड।
ठीक है। अब एक और बात हमारे सामने कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको लाइक प्रीवियस क्वेश्चन को ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टैक्स नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली ये टैक्स का अमाउंट आपको दिया गया है, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ये जो टैक्स का फिगर दिया गया है, इसी टैक्स के फिगर को आप क्या कंसिडर करेंगे कि टैक्स इतना पेमेंट किया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो किया आपने, ये देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन ने लिख दिया था प्रोविजन फॉर टैक्स, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये टैक्स पेड है, ये टैक्स पेड का अमाउंट ही आपको क्वेश्चन ने उठाकर दिया है, तो ये टैक्स पेड कंसीडर करके इसको आप माइनस कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का वैसे भी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और ये वो वाला क्वेश्चन है जहां पर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना भी नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो आप 1,50,000 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग इसको ऐसा भी करते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, फिर उसमें 50,000 ऐड करते हैं और फिर रिवर्स यहाँ पर पहुंचते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं इसको कि आप 1 लाख से स्टार्टिंग करें, फिर इसमें 50,000 ऐड करें, फिर दिखाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 1,50,000 एंड लास्ट में जाकर इस 50,000 को माइनस भी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपलर क्वेश्चन देन व्हाट वी डिड जस्ट नाउ, क्योंकि वहां पे हमने टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की प्रैक्टिस करी, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको इनफ प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस अपनी बुक में से निकाल करके देखेंगे और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब आई एम गोइंग टू वन अनदर इंपॉर्टेंट अकाउंट विच इज रिक्वायर्ड हियर एज वेल एज व्हेन यू मेक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वहां पर भी ये सिमिलर अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। एक ही बार जब आप पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे तो एक ही बार ही अकाउंट बनाएंगे एंड इट विल सॉल्व बोथ द पर्पसेस। आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आपको ये जो मिसिंग फिगर्स है वो निकाल के दे देगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, जब भी हमें फिक्स एसेट अकाउंट बनाना होता है, फिक्स एसेट अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि चेंजेस इन द वैल्यूज हो जाते हैं। दो बैलेंस शीट डेट पे आपको फिक्स एसेट का अकाउंट अलग अलग दिखाई देगा। लास्ट ईयर क्लास 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है आपको मालूम है। एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड ये होता है कि हम फिक्स एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को लिख देते हैं। दूसरा, हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं accumulated depreciation या provision for depreciation account नाम से, और सारा depreciation वहां चार्ज करते हैं on the yearly basis and in the case when asset is disposed या asset की सेल की जाती है तब हम वो accumulated depreciation उठा करके asset account में डाल देते हैं और उसका profit या loss कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ आपको देखना है। तो in presence of depreciation provision for depreciation account and in absence of provision for depreciation account कैसे हम loss on sale of asset या gain on sale of asset या फिर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे, वो यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक होता है when provision for depreciation account is made and when provision for depreciation account is not made. So when provision for depreciation account is not made, calculation is going to be very very simple। और ये अकाउंट बनाना क्यों पड़ेगा, इसलिए कि हो सकता है डेप्रिसिएशन आपको ना दिया हो, और डेप्रिसिएशन यू नो आइटम्स टू बी एडेड, जितने आइटम्स है नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए, उसमें हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो उस डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए, या फिर हमें लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट निकालना हो, जो कि हम जिसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडिशन या डिलीशन डिडक्शन करके देंगे, वो हमें यहाँ देखना होगा, ठीक है। इस सब इंफॉर्मेशन के लिए, इस मिसिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमें एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए मैंने बोला था ये लायबिलिटी इन द नेचर है, इसका ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में रहेगा, यहाँ पर उसका उल्टा होगा, क्योंकि एसेट अकाउंट जो होते हैं उनकी डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो जो भी एसेट का नाम है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और वट एवर एसेट इज गिवन टू यू, उसका ओपनिंग बैलेंस आप कहाँ लिखेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस आप इधर क्रेडिट साइड में दिखा देंगे और उसके बाद
इस क्रेडिट साइड तो लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस आप कैसे लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस के लिए आपने पहले ये लिखा, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस के लिए आप यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर आप इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे। ठीक है, तो आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों कॉपी कर लिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि एसेट की अगर कोई सेल हुई है या एसेट का परचेज हुआ है तो उसको लिखना। अगर कोई एसेट इज बीइंग परचेज, एनी एसेट इज बीइंग परचेज, इन दैट केस व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज एसेट की परचेज की वजह से एसेट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एसेट की परचेज की वजह से एसेट का बैलेंस इंक्रीज होता है, तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं और उसे टू बैंक या टू कैश करके यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। अगर कोई एसेट सेल करी है तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे लिख देंगे। क्रेडिट साइड में आप उसे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। सो बाइंग ऑफ एसेट विल कम ऑन द डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस विल कम ऑन द डेबिट साइड, सेलिंग ऑफ एसेट, द सेलिंग प्राइस will come on the credit side and the closing balance will come on the credit side. अब और क्या चीजें आएंगी, अगर क्वेश्चन ने आपको बताया है कि एसेट की बुक वैल्यू फलाना फलाना थी और एसेट को इतने दाम पर सेल किया गया है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना के बाद आप अगर प्रॉफिट होता है तो उसे डेबिट साइड में लिख देते हैं, ये टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके। और इस पर्टिकुलर अमाउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते टाइम, ये जो प्रॉफिट हुआ है इसे आप माइनस कर देंगे। क्यों, रीजन बीइंग कि हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो ऑपरेशन से जितना प्रॉफिट हुआ है उसे निकालना हमारा मकसद है। तो हमने जो ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं कमाया है, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया गया है, ये गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, उसे हमें वहां से हटा देना होगा, उसे रिवर्स वर्किंग करेंगे तो उसे माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर कोई लॉस हुआ है, अगर आपकी कोई एसेट 50,000 की थी और 45,000 में बिक गई है अभी, तो 5,000 का जो लॉस हुआ है उसे आप क्या कर देंगे, उसे आप ऐड बैक कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये लॉस जो है वो आपके ऑपरेशंस की वजह से नहीं हुआ है, जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तब इस अमाउंट को माइनस किया होगा और अभी हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं तो उसे आप प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ओपनिंग बैलेंस विच विल कम ऑन द डेबिट साइड, एनी परचेज ऑफ द एसेट विल कम ऑन द डेबिट साइड, एनी प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट विल कम ऑन द डेबिट साइड, एंड इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये ट्रीटमेंट होगा कि इसे माइनस करना होगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में सेल ऑफ एसेट जो सेलिंग प्राइस वो आएगा। अगर कोई लॉस हुआ है तो वो लिखा जाएगा और इस लॉस का इम्प्लीकेशन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इसको माइनस किया होगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम कैश फ्लो निकालेंगे तो इसे हम प्लस कर देंगे क्योंकि हम रिवर्स वर्किंग करते हैं। देन क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ आता है। अब रही बात डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन या फिर ये लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट एनी फिगर विल बी गिवन, या कुछ भी मिसिंग रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर से उसे हम निकालेंगे। ये डेप्रिसिएशन हो सकता है दिया हो, आप यहाँ लिखें और लॉस ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट फाइंड आउट करें, या बाइंग एंड सेलिंग का अमाउंट भी बिल बैलेंसिंग फिगर से आ सकता है। डेप्रिसिएशन का इम्प्लीकेशन है, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सिमिलरली लॉस एंड गेन ऑन सेल ऑफ एसेट का भी ट्रीटमेंट है। डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है, जो स्टेप नंबर 2 हम करते हैं जहां पे हम सर्टेन आइटम्स ऐड करते हैं, वहां पे डेप्रिसिएशन को भी ऐड करना है और वहीं पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को भी ऐड करना है। अगर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है तो उसे हम माइनस करेंगे। बाकी जो सेल ऑफ एसेट अगर आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है तो इसका इम्प्लीकेशन जो है वो इन्वेस्टिंग अकाउंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में है, उसे आप इनफ्लो ऑफ कैश की तरह लिख लेंगे, वहां पे ऐड कर लेंगे। अगर सेल बाइंग ऑफ एसेट हुआ है तो अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको जाना है और वहां पे आप उसे आउटफ्लो ऑफ कैश की तरह लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया एसेट अकाउंट का ट्रीटमेंट, एसेट अकाउंट का प्रिपरेशन व्हेन देयर इज no separate account is made for provision for depreciation। तो आपको depreciation यहीं से पता चल जाता है, लेकिन अगर provision for depreciation account बनाया गया है तो कुछ इस तरह का आप देखेंगे कि provision for depreciation account बनाते टाइम asset account and provision for depreciation ऐसा दिखाई देता है। So provision for depreciation account जब भी बनता है तो हमें उसके बैलेंसेस
क्वेश्चन में दिए रहते हैं ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जैसे कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिया था, यहाँ पर भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस आप कॉपी करेंगे डेबिट क्रेडिट साइड में, क्योंकि इट इज अगेन प्रोविजन है एंड सारे प्रोविजन लाइबिलिटी इन द नेचर होते हैं। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे, एंड इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, इट इज गिवन कि साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, तो उस डेप्रिसिएशन को आप लिख लेंगे डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द क्वेश्चन। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन दी होती है, कभी ये मिसिंग होता है, ठीक है। अगर मिसिंग होगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर गिवन होगा तो आप इसे यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे कि ड्यूरिंग द ईयर ऑन ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग द एसेट विच इज बीइंग सोल्ड, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसका फिगर है, ठीक है। अगेन इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये जो डेप्रिसिएशन है इसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते टाइम ये है कि इस डेप्रिसिएशन को हम एड बैक कर देंगे अपना नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से निकालने के लिए, ठीक है। अब जो एसेट, जो अब जिस एसेट का डिस्पोजल हो रहा है, जिस एसेट की सेल हो रही है, उसके ऊपर आज तक की कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, मतलब एंटायर लाइफ ऑफ द एसेट के लिए ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो डेप्रिसिएशन हम उठा करके ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, एसेट अकाउंट में, क्योंकि वहां हमें कैलकुलेशन करना होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये जो एरो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इधर से हम इस अकाउंट को उठा करके ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ ले जाते हैं, हम इसे ले जाते हैं एसेट अकाउंट में। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने डेप्रिसिएशन टिल डेट, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर हम उस एसेट का प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ एसेट अकाउंट में सारी चीजें सेम रहेंगी, ओपनिंग बैलेंस वैसे ही रहेगा, अगर कोई परचेज ऑफ एसेट रही है तो वो भी डेबिट साइड में आएगी, अगर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है तो वो भी डेबिट साइड में आएगी। क्रेडिट साइड में वही सेल ऑफ एसेट आएगा, लॉस है तो वो आएगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो ये सिर्फ इतना डिफरेंस हो गया कि डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट विच इज बीइंग सोल्ड टिल द डेट, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। कहाँ से, आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वहां पर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट लिखेंगे और इसे इधर ट्रांसफर करेंगे। सो ओनली प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, बाकी वही इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन की आप यहाँ निकाल रहे थे, लॉस और गेन की इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, वही यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, ओनली प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो इस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एसेट अकाउंट अलॉन्ग विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल नॉट कम इन द एसेट अकाउंट। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो ईयर ऑन द ईयरली बेसिस आप चार्ज करते हैं वो यहाँ लिखा होता है नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और इसी को आप जाकर ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ओनली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट साइड, इसको यहाँ पर आप लिखते हो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट से, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से जो ट्रांसफर होकर आता है, सिर्फ ओनली दैट डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट विच इज बीइंग सोल्ड, उसको आप यहाँ पर लिखते हो। एंड देन लॉस का ट्रीटमेंट अगेन आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करना है, इसे ऐड कर देंगे, और अगर कोई प्रॉफिट हुआ है ऑन द सेल ऑफ एसेट उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते टाइम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते टाइम माइनस कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज आपका एसेट अकाउंट। नाउ इतना सारा थ्योरी पढ़ने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि इसका हमें कुछ ट्रीटमेंट सीख लेना चाहिए करके। तो लेट अस सी कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फॉर दैट वी विल गो टू वन ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इसका ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, सो ये एक अकाउंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7, जहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको
2 साल का प्रॉफिट दिया है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आप दोनों सालों के डिफरेंसेस देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कि ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का है, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया वो पता चल जाएगा। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर पता चल जाएगा आपको। ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, अभी 15,000 हो गया, तो आपका ट्रांसफर यहाँ पे पता चल जाएगा कि 5,000 का ट्रांसफर हुआ है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यही अकाउंट हमको बना करके देखना है, इससे हमें डिप्रिसिएशन इन द करंट ईयर कितना हुआ वो पता चलेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, इसमें चेंजेस हम देखेंगे तो 5 से 3 हो गया है, मतलब -2,000 रुपीज इसका पेमेंट हो गया, उसे हम माइनस करेंगे। देखिए गुडविल, ये पॉइंट भी आ गया जो कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि अगर गुडविल कम होती है तो उसे हमेशा अमोर्टाइजेशन कंसीडर करना है। गुडविल कम हो गई है, अमोर्टाइजेशन कंसीडर करना पड़ेगा। एंड ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री लेटर्स जो है वो 40 से 35 हो गए, मतलब कि इनसे मनी रियलाइज हो चुकी है। अब मशीनरी, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी कि मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 हैविंग बुक वैल्यू 40,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000, तो 14,000 की मशीनरी को 18,000 में बेच दिया, मतलब कि 4,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हुआ। अब ये सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू सबसे पहले हमें जो काम करना होगा वो ये होगा कि हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लें। अगर हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या जिसे हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं ये बना लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना हुआ। क्यों हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमें इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन करते टाइम हमें ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से जो हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे उस डिप्रिसिएशन का हमें एडिशन करना पड़ेगा। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस। सबसे पहले मैं वर्किंग ही कर देती हूँ। हाँ सॉरी, नीचे यहाँ पर थोड़ा स्पेस मुझे छोड़ना होगा, इधर मैं वर्किंग नोट कर देती हूँ। Provision for depreciation account. So इसका ओपनिंग बैलेंस है 30,000 and closing balance है 35,000. So opening balance by balance brought down 30,000 and closing balance to balance carried down 35,000. ये दोनों बैलेंसेस मैंने कॉपी कर लिए, कहाँ से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 30,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 35,000, ये दोनों बैलेंसेस कॉपी कर लिए। अब नीचे की इंफॉर्मेशन, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 हैविंग बुक वैल्यू 14,000। अरे 20,000 की मशीनरी 14,000 की कैसे हो गई? 6,000 का डिप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज टिल नाउ, तो इसे हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोलेंगे। ये जो कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस है, व्हाट इज दैट? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो इस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को मैं यहाँ पर लिख लूंगी टू एसेट अकाउंट, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैसे आया? 20,000 जो कॉस्ट थी एसेट की माइनस जो उसकी बुक वैल्यू थी वो 6,000 का डिप्रिसिएशन है। तो मुझे बैलेंसिंग फिगर से क्या मिलेगा? मुझे बैलेंसिंग फिगर से मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ये है डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये है डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आएगा? बस बैलेंसिंग फिगर जो है वो आ जाएगा, ये 35,000 है और 6,000 मतलब 41,000, और यहाँ पर है 30,000 का अमाउंट। तो जो बैलेंसिंग फिगर है 11,000 रुपए का, ये मेरा डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, और यही डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर मुझे जाकर
ऐड करना रहेगा। लेकिन मैं एक और काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर मुझे बनाना सीख लेना चाहिए एसेट अकाउंट भी कैसे बनाते हैं। तो एसेट अकाउंट मशीनरी अकाउंट है आपका। क्या मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हुआ है? मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस तो नहीं दिया हुआ है, तो मैं एक एक्सट्रैक्ट जैसा यहाँ पर बना सकती हूँ, जहाँ पे मैं मशीनरी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस डाल दूंगी। सॉरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं, मशीनरी का 20,000 की मशीनरी को ओके। सो मैं यहाँ पर मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इसी को समझ लेती हूँ कि 20,000 की मशीनरी थी, तो मैं इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 20,000 की मशीन की कॉस्ट थी, ओके, क्योंकि वही बैलेंस चल रहा होगा आज तक। इसी को मैं ओनली सिंगल अमाउंट के साथ बना लेती हूँ। 20,000 की मशीन थी। अब इसके ऊपर ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यहाँ पे जाएगा। सो बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखूंगी मैं यहाँ पे 6,000 रुपीज। फिर उसके बाद मैंने 14,000 की मशीन को 18,000 में सेल किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट और 18,000 का अमाउंट यहाँ पर लिखूंगी। जो सेलिंग प्राइस है उसे, सेलिंग प्राइस वाज 18,000 रुपीज एंड 14,000 को अगर मैंने 18,000 में बेच दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इसे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। इसे आप 4,000 रुपीज जो आपका प्रॉफिट है यहाँ लिखेंगे। एंड अगेन इसका भी इम्प्लीकेशन रहेगा, इसका भी ट्रीटमेंट रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो निकलेगा वहां पर, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में से जो अमाउंट आप माइनस करते हैं उसके अंदर ये आएगा, ठीक है। देन इतनी बातें हो गई। इसके बाद हमारे पास आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमने लिख दिया। बस अब हमारा जो अकाउंट है वो एक्चुअली टैली हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस सीडी तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैं बैलेंस सीडी लिखने वाली थी, यहाँ पे तो सिंगल एसेट थी, वही सेल हो चुकी है। तो अब और कुछ भी नहीं आने वाला है, ये एसेट सेल हो गई है। तो ये 24,000 एंड दिस इज ऑल्सो 24,000। आपका ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। ये अकाउंट क्यों बनाना पड़ा हमें, मशीनरी अकाउंट, टू फाइंड आउट दिस 4,000। वैसे भी दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें सिर्फ कैलकुलेशन मेंटली नहीं करना है, हमें लिखकर दिखाना है और देन उसके बाद हमें यहाँ पर उसका वर्किंग नोट की तरह दिखाना है और फिर ट्रीटमेंट देना है। तो अब ऊपर मैं लिख देती हूँ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी मुझे एक्चुअली वर्किंग नोट दे देना चाहिए। यहाँ नीचे हम निकाल देते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर सबसे पहले लिखेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे आया ये देखिए, आपके पास 35,000 का प्रॉफिट इस साल हुआ है, वेयर पिछले साल हमने 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया था। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ द इयर्स 35,000 माइनस 30,000, 5,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया। फिर हमने कुछ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी किया है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को हम ऐड कर लेंगे। जनरल रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफर किया है यहाँ जाकर देखते हैं। 10,000 से 15,000 का जनरल रिजर्व हो गया है। सो ये जो इंक्रीज हुई है 5,000 रुपीज की, उसको भी हम ऐड कर देंगे। बस इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन है जिसका ट्रीटमेंट बाद में होता है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गुडविल का अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीजें हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और कुछ नहीं आएगा, इतनी चीजें आएंगी। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बन गया है 10,000 रुपीज, ठीक है। ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब इस अमाउंट को मैं जाकर ऊपर लिख लूंगी, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम
यहाँ जाकर लिख लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 रुपीज यहाँ हो जाएगा। अब इसमें आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी एडेड में सबसे पहले आएगा डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हमने अभी बैलेंसिंग फिगर से निकाला था। डेप्रीसिएशन ये देखिए, यहाँ पर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया और बैलेंसिंग फिगर से निकाला कि कितना डेप्रीसिएशन होता है। तो 11,000 का डेप्रीसिएशन हमने फाइंड आउट किया था। इस 11,000 के डेप्रीसिएशन को हम ऐड कर लेंगे। एक और चीज ऐड करेंगे, that is gain on sale of, सॉरी वो माइनस करेंगे, नीचे जाकर लिखती हूँ इसको, लेस करके gain on sale of machinery, ₹4,000। फिर amortization of goodwill, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आप देखिए 20,000 से 10,000 की गुडविल हो गई है, तो 10,000 का अमोर्टाइजेशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बस अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। 10 and then 20 and 30, 31,000 और माइनस है 4,000 रुपीज, ठीक है। तो 31 minus 4, 27,000। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा आ गया है 27,000। चलिए अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हमें टेक इनटू अकाउंट करना है। तो वर्किंग कैपिटल में आप क्या ऐड करते हो? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और हमें माइनस करना होता है सर्टेन थिंग्स। व्हाट इज दैट? माइनस डिक्रीज इन current liabilities and increase in current assets, ठीक है। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड ये सारे ट्रीटमेंट हमको देने। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 से 3,000 हो गए, मतलब डिक्रीज हो गए। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो ये जो 2,000 है इसका पेमेंट हुआ होगा, इसीलिए डिक्रीज हुए हैं। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 की डिक्रीज को यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद गुडविल ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड। ट्रेड रिसीवेबल, आपके पास सन्ड्री डेटर्स हैं 40,000 से 35,000 के हो गए। तो डेटर्स जो है डिक्रीज हुए, तो ऑब्वियसली पैसा देके गए होंगे तभी इनफ्लो हुआ होगा। तो डिक्रीज इन डेटर्स जो कि 5,000 रुपीज के। बस यही दो आइटम्स है हमारे पास, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्स यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सो नो ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स। 27,000 प्लस 5 माइनस 2, 30,000 का आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया।
ठीक है, तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। हमने यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका प्रैक्टिस कर लिया, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमने दोबारा से प्रैक्टिस कर लिया। तो देख लीजिए, दिस वाज द क्वेश्चन। यू कैन पॉज ओवर हियर, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन दिस वाज, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, प्लीज आंसर्स आप खुद से लिख लीजिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ना ले तो बेटर रहेगा। See this, moving ahead, see this, pause and write, pause and write। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से पूरा रिकैप करा देती हूँ आज हमने क्या पढ़ा, और देन उसके बाद आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे। आज हमने क्या किया, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग किया कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद ट्रीटमेंट जो करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, उसके पहले आइटम्स टू बी एडेड जो हमने कल काफी सारे क्वेश्चंस करके, काफी सारे तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस कर लिया था, काफी सारे पॉसिबल नहीं होंगे ऐसी क्लासेस में, क्योंकि फॉर दैट यू विल हैव टू ज्वाइन माई बैचेस। ओके, सो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो आप मेरा कोर्स देख सकते हैं, या फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ऐप के थ्रू, और उधर से आपको पूरा फुल फ्लेजेड बैच मिल जाएगा जहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। चलिए, तो अभी आपको क्या करना है, नॉट टू फॉरगेट दैट आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लेट अदर पीपल आल्सो गेट द बेनिफिट, एंड उनको भी ये देखने दीजिए, क्योंकि my only motto is to reach to as many students as possible, and do not forget to download the app, क्योंकि वहां पर आपको काफी सारे टेस्ट भी मिलने वाले हैं और अदर चैप्टर्स के नोट्स भी फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, सो ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है कृष्णास क्लासेस। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, आज का रिकैप करना बाकी है हमारा कि हमने क्या क्या किया। आज हमने ये देखा कि हम करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के इंक्रीज या डिक्रीज का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब भी कोई करंट एसेट डिक्रीज होती है, इसका मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है और उसे ऐड कर लिया जाता है, क्योंकि करंट एसेट का डिक्रीज लाइक इन्वेंट्री या डेटर्स का डिक्रीज मतलब कैश का इनफ्लो हुआ होगा। अगर कोई भी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब कैश जो पेमेंट हो जाना चाहिए था वो हुआ नहीं, और कैश हमारे पास ये है, कैश इज हेल्ड बैक, एंड दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि इसको इनफ्लो की तरह ट्रीट करो। दूसरी तरफ हमें क्या माइनस करना है, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ है, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ है इसका मतलब योर मनी इज बीइंग ब्लॉक्ड एंड दैट हैज टू बी डिडक्टेड। एंड अगर आपका डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हुआ है, इसका मतलब कि आपने पेमेंट कर दिया है अपने लाइबिलिटीज का और उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो उसे माइनस करो। इसके बाद हमने आज की क्लास में सीखा कि हमें अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, या टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा, या फिर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया रहेगा, तो हम मिसिंग फिगर से कैसे इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट लाइबिलिटी इन द नेचर होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। डेबिट साइड में टैक्स पेड टू बैंक करके लिखा जाता है, दिस में बी फिगर्ड आउट बाय बैलेंसिंग फिगर, एंड ऑन द क्रेडिट साइड यू हैव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जितना आपने इस साल प्रोविजन बनाया फॉर टैक्स वो दिया रहता है, या तो ये फिगर दिया रहेगा या अगेन बाय द मिसिंग फिगर यू विल फाइंड आउट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर का क्या ट्रीटमेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसको आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन के टाइम ऐड करेंगे। एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर का क्या ट्रीटमेंट है, इसको आप सबसे आखिरी में जाके माइनस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द ट्रीटमेंट। देन इसके बाद हमने ये सीखा कि आप accumulated depreciation होने की प्रेजेंस में एसेट अकाउंट को कैसे बनाते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालते हैं। तो सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेन लाइबिलिटी इन नेचर होता है, इसके पास हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में होता है एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में होता है। जो भी ईयर का डिप्रिसिएशन होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है क्रेडिट साइड
साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ऐड करना होता है। एंड जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड होता है वो इधर लिखा होता है डेबिट साइड में, और यही बैलेंस ट्रांसफर होकर जाता है एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट कैसे बनता है? एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है। अगर कोई एसेट परचेज करी गई है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश का आउटफ्लो मान के माइनस करेंगे। अगर कोई गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हुई है तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे, एंड दिस गेन ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये ऑपरेशन से जनरेटेड मनी नहीं है। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर होकर आया है उसे लिखा जाता है। देन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट का जो भी अमाउंट है बाय बैंक यहाँ पर लिखते हैं, और इसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो मान के ऐड करेंगे। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से आपका कैश फ्लो जो नेट प्रॉफिट है वो कम दिखाई दे रहा होगा, उसे करेक्ट करेंगे, उसमें एडजस्टमेंट करेंगे और ऐड करेंगे, एंड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एसेट अकाउंट प्योरली अकेला एसेट अकाउंट भी हो सकता है, या एसेट अकाउंट विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। अगर एसेट अकाउंट विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन आएगा, ये डेप्रिसिएशन विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए हुए आएगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन वैसी रहेगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रहेगा, अगर कोई परचेजेस किया है तो वो डेबिट में रहेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी ऑन डेबिट, एंड ऑन क्रेडिट साइड सेल रहेगा, लॉस रहेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर रहेगा। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन यू विल हैव टू मेक दीज अकाउंट्स, एंड उसके बेसिस के ऊपर आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट वगैरह बनाएंगे, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश कितना जनरेट हुआ वो निकालेंगे। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इतनी सारी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, जो कि काफी सिंपल है नेचर में, इनको आप प्रैक्टिस करिए। आज जो क्वेश्चंस आपने मेरे साथ किए इनको घर पे दोबारा से खुद से लिख के प्रैक्टिस करिए बिना देखे, और बुक में से भी क्वेश्चंस करिए। अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इलिस्ट्रेशंस जो कि सॉल्व इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं बुक में, पहले उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस की तरफ जाइए जो अनसॉल्व है और उनके आंसर्स को फिर चेक करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर सिंसियरली इसे करेंगे तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट भले ही ज्यादा है, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ज्यादा कॉन्सेप्ट का मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, यू कैन डू इट इजीली, एंड बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए, सो लेट्स फिनिश टुडेज क्लास टिल हियर ओनली। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज शेयर विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, एंड आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं इसी तरह से और बहुत सारे वीडियोस एंड रिविजन्स के साथ आते रहूंगी। चलिए, बाय, हैव अ ग्रेट डे।